सूरज की रोशनी से भरी एक घाटी के बीचों बीच सूरजपुर का समृद्ध साम्राज्य बसा हुआ था। यह साम्राज्य अपनी उपजाऊ जमीनों और, आपको पता है, अपने लोगों की खुशी के लिए मशहूर था। इसके शासक राजा चंद्रबलभद्र एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। वे अपनी प्रजा की बहुत परवाह करते थे और मानते थे कि किसी भी साम्राज्य की असली ताकत उसके लोगों में होती है। वे सिर्फ एक राजा ही नहीं, बल्कि सूरजपुर में हर किसी के लिए एक पिता समान थे। वे अक्सर बाजारों और खेतों में घूमते थे, किसानों और व्यापारियों से बात करते थे, उनकी खुशियां और दुख सुनते थे। उनकी मौजूदगी सभी के लिए सुकून और सुरक्षा का जरिया थी। साम्राज्य की रक्षा एक मजबूत सेना करती थी और उसके केंद्र में दो असाधारण योद्धा थे। उनके नाम रक्षित और वीरदत्त थे। रक्षित अपनी बेमिसाल बहादुरी के लिए जाने जाते थे। वे युद्ध के मैदान में एक शेर की तरह थे, निडर और शक्तिशाली। उनकी तलवार इतनी तेजी से चलती थी कि वह बिजली की चमक जैसी लगती थी। दूसरी ओर वीरदत्त रणनीति के उस्ताद थे। वे केओस में भी पैटर्न देख सकते थे और अपने दुश्मन से कई कदम आगे की योजना बना सकते थे। उनका दिमाग उनका सबसे बड़ा हथियार था, तेज और सटीक। दोनों योद्धा राजा और सूरजपुर के साम्राज्य के प्रति बहुत वफादार थे। रक्षित और वीरदत्त एक साथ बड़े हुए थे। उन्होंने एक ही शाही एकेडमी में ट्रेनिंग ली थी, एक ही गुरुओं से युद्ध कला सीखी थी। सालों तक वे सबसे अच्छे दोस्त थे। वे अक्सर एक साथ अभ्यास करते थे, एक दूसरे को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते थे। रक्षित ने वीरदत्त से रणनीति के बारे में थोड़ा सीखा और वीरदत्त ने रक्षित से हिम्मत के बारे में सीखा। वे एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह थे, अलग लेकिन एक दूसरे के पूरक। सूरजपुर के लोग उन दोनों की बहुत तारीफ करते थे। वे उनमें अपने प्यारे घर के भविष्य के रक्षकों को देखते थे, शक्ति और बुद्धिमत्ता का एक परफेक्ट प्लान। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके बीच एक खामोश कंपटीशन पनपने लगा। हर कोई साम्राज्य में सबसे महान योद्धा के रूप में जाना चाहता था। उनकी दोस्ताना स्पारिंग और तेज हो गई। उनकी बातचीत दोस्ती के बारे में कम और यह साबित करने के बारे में ज्यादा हो गई कि कौन बेहतर है। यह दोस्ताना राइवलरी धीरे धीरे एक शांत लेकिन गहरी जलन में बदल गई। वे अभी भी एक दूसरे के कौशल का सम्मान करते थे, लेकिन उनकी दोस्ती का गर्मजोशी कम हो गई। वे अब एक दूसरे को भाई नहीं, बल्कि अल्टीमेट टाइटल के दावेदार के रूप में देखते थे। एक ऐसा टाइटल जिसे केवल एक ही रख सकता था। एक दिन राजा चंद्रबलभद्र ने शाही दरबार में एक बड़ी घोषणा की। उन्हें लगा कि अब महायोद्धा यानी सूरजपुर के सर्वोच्च योद्धा का आधिकारिक तौर पर नाम रखने का समय आ गया है। यह उपाधि एक सैनिक को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान था। इसके साथ इमेंस रिस्पेक्ट, राजा की परिषद में एक विशेष स्थान और एक शानदार सुनहरा कवच मिलता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे देवताओं ने खुद आशीर्वाद दिया है। राजा ने घोषणा की कि विजेता का फैसला करने के लिए 4 दिनों तक एक महान प्रतियोगिता, एक महायुद्ध आयोजित किया जाएगा। यह खबर पूरे साम्राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे हवा में उत्साह और एंटिसिपेशन भर गया। रक्षित और वीरदत्त के लिए यह वही पल था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। यह घोषणा सिर्फ एक उपाधि के बारे में नहीं थी, बल्कि यह उनकी वर्थ की अंतिम परीक्षा थी। रक्षित ने अपने सपनों में सुनहरा कवच देखा। उन्होंने खुद को उसे पहने हुए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, अपनी बहादुरी को आखिरकार सबसे ऊपर स्वीकार किया हुआ देखा। उनके लिए प्रतियोगिता गौरव का सीधा रास्ता थी। यह साबित करने का एक मौका था कि रॉ करेज एक योद्धा का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उन्होंने अपना सारा समय अपनी तलवार को तेज करने और अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में बिताना शुरू कर दिया। उनका दिमाग पूरी तरह से जीत पर केंद्रित था। वीरदत्त की महत्वाकांक्षा भी उतनी ही तेजी से जल रही थी, लेकिन उनका तरीका अलग था। उन्होंने प्रतियोगिता को शतरंज के एक जटिल खेल के रूप में देखा। उनके लिए महायोद्धा की उपाधि उनकी बेहतर बुद्धिमत्ता की पहचान थी। उनका मानना था कि युद्ध मैदान में लड़ने से बहुत पहले दिमाग में जीत ली जाती है। उन्होंने अपने दिन युद्ध कला और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने, नक्शे बनाने और हर संभावित परिदृश्य के लिए रणनीतियों की योजना बनाने में बिताया। उन्होंने रक्षित के प्योर स्ट्रेंथ पर ध्यान केंद्रित करने को एक कमजोरी के रूप में देखा, एक प्रेडिक्टेबल फोर्स जिसे क्लेवर टैक्टिक्स से मात दी जा सकती थी। पुरस्कार एक ही था, लेकिन उस तक पहुंचने के उनके रास्ते दुनिया भर में अलग थे। दोस्ती का बंधन जो कभी उन्हें जोड़ता था, अब पूरी तरह से खत्म हो गया था। जब वे महल के दरमियान
दूसरे के सामने आते थे तो वे केवल एक ठंडी चुनौतीपूर्ण नजर का आदान प्रदान करते थे। उनकी बातचीत की जगह एक तनावपूर्ण चुप्पी में रही थी। पूरा साम्राज्य को भयभीत महसूस हो रहा था। वे जो पहले उनकी संयुक्त शक्ति की प्रशंसा करते थे अब विभाजित हो गए थे। या तो शेर पर डांस करने लगा रहा था, एक महीने का क्लैश का मंच तैयार था, न केवल कौशल का बल्कि दो विरोधाभाषाएं, दो महान ईगोस और दो जनता जिन्होंने भाईचारे का अर्थ भुला दिया था। महायुद्ध का पहला दिन पराक्रम दिखाने के लिए समर्पित था। यह शुद्ध बेमिसाल शौर्य या साहस का दिन था। रक्षित अपने तत्व में थे। उन्होंने हर चुनौती का दहाड़ के साथ सामना किया। उनकी ऊर्जा असीमित लग रही थी। उन्होंने राजा के 3 बेहतरीन सैनिकों को एक के बाद एक युद्ध में हराया। उनकी तलवार चांदी की चमक की तरह थी। अंतिम परीक्षा में उन्होंने एक चार्जिंग रथ के सामने अपनी जमीन संभाली, जो बहादुरी का एक ऐसा कारनामा था जिसने भीड़ को औ में गास्प करने पर मजबूर कर दिया। वीरदत्त हालांकि कुशल थे, लेकिन इस रॉ पावर का मुकाबला नहीं कर सके। उन्होंने अपने द्वंद्व जीते, लेकिन सावधानी पूर्वक डिफेंसिव चालों के साथ। दिन के अंत तक भीड़ रक्षित का नाम जप रही थी। उन्हें गर्व की लहर महसूस हुई। उन्हें विश्वास हो गया कि जीत पहले ही उनकी पहुंच में है। दूसरा दिन योद्धाओं को प्रोलॉन्ग्ड संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट में परखने के लिए डिजाइन किया गया था। चुनौतियां और भी कठिन थीं, जिनमें स्टैमिना और रिजॉल्व दोनों की आवश्यकता थी। योद्धाओं को कठिन परिस्थितियों में लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। पहले एक कीचड़ वाले अखाड़े में और फिर एक घने कांटेदार जंगल में। यहाँ प्रतियोगिता और भी इंटेंस हो गई। रक्षित की आक्रामक शैली उन्हें ऊर्जा की कीमत पर पड़ने लगी थी। वे सीधे बाधाओं में घुस जाते थे, उन्हें दूर करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करते थे। वीरदत्त ने हालांकि की अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। उन्होंने जंगल में साफ रास्ते खोजे और अपनी ताकत बचाते हुए अपने विरोधियों को और अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर करते हुए इलाके का फायदा उठाया। दोनों के बीच कंपटीशन तीव्र और व्यक्तिगत हो गया। कीचड़ वाले अखाड़े में एक द्वंद्व के दौरान रक्षित ने लगभग वीरदत्त को हरा दिया था, लेकिन वीरदत्त ने एक क्लेवर ट्रिक का इस्तेमाल किया जिससे रक्षित सफल हुआ। रक्षित को अपमान महसूस हुआ। उनका गुस्सा और उनकी हिम्मत और भी रत्यास हो गई। उन्होंने वीरदत्त को एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, बल्कि एक दुश्मन के रूप में देखा, जिसने उन्हें धोखा दिया था। उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकता बदली। राजा को प्रभाव से दूसरे दिन के अंत तक स्कोर्स रक्षित ने अपनी बहादुरी से जीत ली, लेकिन वीरदत्त ने अपनी एंड्योरेंस और स्मार्ट टैक्टिक्स के लिए सम्मान अर्जित किया था। साम्राज्य के लिए सबको ही ज्यादा उनकी ताकत पर्याप्त नहीं थी, जबकि वीरदत्त अनवैध थे। रक्षित का शोमेनशिप अभी भी इतना लोकप्रिय था। प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर पहुंच गई थी। वे अब केवल एक टाइटल के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे। योद्धा की उनकी खुद की परिभाषा सही थी। महायुद्ध का तीसरा दिन रणनीति या स्ट्रैटेजी का परीक्षण था। यह वीरदत्त का क्षेत्र था और वह चमकने के लिए तैयार थे। चुनौती जटिल थी। प्रत्येक योद्धा को एक छोटी बटालियन की कमान दी गई थी और उन्हें एक घाटी के विपरीत छोर पर एक किलेबंद स्थिति से एक झंडा कब्जा करने का काम सौंपा गया था। घाटी प्राकृतिक बाधाओं जैसे एक नदी, एक पथरीली पहाड़ी और घने जंगल से भरी हुई थी। यह नेतृत्व और योजना का एक सच्चा परीक्षण था। वीरदत्त ने पूरी सुबह अपने सैनिकों को ब्रीफिंग देने, विशिष्ट भूमिकाएं सौंपने और अपनी बहुआयामी योजना को पूरी स्पष्टता के साथ समझाने में बिताई। दूसरी ओर रक्षित ने अपनी सामान्य सीधी सादी तरीके से चुनौती का सामना किया। उन्हें सामने से नेतृत्व करने में विश्वास था। उनकी योजना सरल थी, एक पूर्ण फ्रंटल हमला। उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि वे उनका नेतृत्व करें और अपनी पूरी ताकत से लड़ें। उन्होंने सोचा कि शीयर फोर्स और स्पीड से किले को ओवरवेलमिंग करना जीत का सबसे तेज तरीका होगा। उन्होंने अल्टरनेट प्लान्स या कंटिंजेंसीज पर ज्यादा समय नहीं बिताया। उनके सैनिक उनके साहस से प्रेरित थे।
लेकिन कुछ सीनियर ऑफिसर्स चिंतित थे। उन्हें पता था कि एक योजना के बिना साहस ऐसी जटिल चुनौती में आसानी से डिजास्टर का कारण बन सकता है। जैसे ही चुनौती शुरू हुई, उनके तरीकों में अंतर स्पष्ट रूप से सामने आया। रक्षित और उनकी बटालियन किले की ओर बढ़ी, लेकिन वे नदी से जल्दी ही धीमे पड़ गए। जब वे पार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वीरदत्त की सेना ने एक शानदार मैन्यूवर किया। उन्होंने एक छोटी फुर्तीली टीम को बाईं ओर एक डायवर्जन बनाने के लिए भेजा था, जिससे किले के रक्षकों का ध्यान आकर्षित हो गया। इस बीच उनकी मुख्य सेना ने जंगल के माध्यम से एक छिपे हुए रास्ते का उपयोग किया, जिसे उनके स्काउट्स ने पहले ही पहचान लिया था। वे चुपचाप किले के पिछले हिस्से से पूरी तरह से अनडिटेक्टेड पहुंच गए, जबकि रक्षित अभी भी पथरीली पहाड़ी पर अपना रास्ता बना रहे थे। वीरदत्त के सैनिकों ने रस्सियों से किले की पिछली दीवार पर चढ़ाई की और लगभग बिना किसी प्रतिरोध के झंडा कब्जा कर लिया। जीत स्विफ्ट, साइलेंट और मास्टरफुली एक्सिक्यूटेड थी। जीत का ट्रम्पेट सुनकर रक्षित और उनके आदमी केवल रुककर डिसबिलीफ से देख सकते थे। वे किले के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचे थे। पहली बार रक्षित को असफलता का गहरा एहसास हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी इमेंस स्ट्रेंथ और बहादुरी एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना के खिलाफ बेकार थी। उन्होंने वीरदत्त को किले की दीवार पर खड़े देखा, झंडा हाथ में था, और उन्हें अपनी कड़वी निराशा के साथ एडमिरेशन की एक झलक महसूस हुई। उन्होंने समझा कि एक योद्धा को केवल एक मजबूत भुजा से ज्यादा की जरूरत होती है। चौथा और अंतिम दिन, असली युद्ध का दिन, एक ऑमिनस स्काई के साथ शुरू हुआ। जैसे ही रक्षित और वीरदत्त के बीच अंतिम द्वंद्व शुरू होने वाला था, एक स्काउट अखाड़े में सरपट आया, हांफता हुआ और घायल। वह एक भयानक खबर लाया। पड़ोसी हॉस्टल किंगडम काल दुर्ग की एक बड़ी सेना ने सूरजपुर की उत्तरी सीमाओं पर अचानक हमला कर दिया था। उन्होंने महायुद्ध का फायदा उठाया था, यह जानते हुए कि साम्राज्य का ध्यान बंटा हुआ होगा। दुश्मन क्रूर था और तेजी से गांवों की ओर बढ़ रहा था। प्रतियोगिता तुरंत भुला दी गई। एक असली संकट सामने था। राजा चंद्रबल भद्र खड़े हो गए। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने अपने दो सबसे अच्छे योद्धाओं को देखा। उनकी प्रतिद्वंद्विता सामान्य खतरे से मोमेंटरी रूप से मिट गई थी। सूरजपुर खतरे में है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज शांत अखाड़े में गूंज रही थी। यह अब कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह आपका कर्तव्य है। साम्राज्य को आपकी जरूरत है, प्रतिद्वंद्वियों के रूप में नहीं, बल्कि इसके रक्षकों के रूप में। रक्षित और वीरदत्त ने एक दूसरे को देखा। उस पल में उन्होंने एक प्रतिद्वंद्वी को नहीं, बल्कि एक साथी सैनिक को देखा। उनका व्यक्तिगत गर्व गायब हो गया। उसकी जगह जिम्मेदारी की एक साझा भावना ने ले ली। बिना एक शब्द कहे वे दोनों राजा के सामने घुटने टेक दिए, अपने घर की रक्षा के लिए तैयार थे। रक्षित और वीरदत्त एक साथ निकल पड़े, सूरजपुर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनके बीच की दुश्मनी एक शक्तिशाली सिनर्जी में बदल गई थी। रक्षित का दिमाग अब साफ था, असली दुश्मन पर केंद्रित था। उन्होंने वीरदत्त की ओर मुड़कर कहा, योजना बताओ, मैं तुम्हारी तलवार बनूंगा। वीरदत्त ने रक्षित का विश्वास देखकर तुरंत एक शानदार रणनीति तैयार की। वह अपनी रणनीतिक दिमाग का उपयोग सेनाओं को निर्देशित करने के लिए करेंगे, जबकि रक्षित सबसे महत्वपूर्ण हमलों का नेतृत्व करेंगे। अपनी अद्वितीय साहस के साथ दुश्मन की रेखाओं को तोड़ेंगे। वे आखिरकार एक साथ काम कर रहे थे। उनकी व्यक्तिगत ताकतें एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाने के लिए मिल रही थी। युद्ध के मैदान में उनकी एकता शानदार थी। वीरदत्त ने ऊंचे वेंटेज पॉइंट से हाथ के इशारों से सैनिकों को निर्देशित किया, दुश्मन के गठन में हर कमजोरी को फोड़ दिया। जब सूरजपुर सेना का एक हिस्सा लगभग ओवरवेल्म होने वाला था, तो वो रक्षित को संकेत दिया। रक्षित शक्ति का एक रूप में वो बहुत जाता था। अपनी क्रूरता से वो भारत में आता था। वो कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की रक्षा करते हुए उनके मूवमेंट्स पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड थे। एक साथ दोनों आक्रमणकारियों को सूरजपुर से बाहर निकाला किसी भी व्यक्तिगत पुरस्कार से कहीं अधिक शानदार थी। जब रक्षित और वीरदत्त राजधानी लौटे, तो उनका स्वागत प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं, बल्कि एकजुट नायकों के रूप में हुआ। लोगों ने एक साथ उनके लिए जयकार की। उन्होंने जो जीत हासिल की थी, उसका जश्न मनाया। राजा चंद्रबल भद्र ने उन्हें दरबार में बुलाया। शानदार सुनहरा कवच बाहर लाया गया और उनके बीच रखा गया।
राजा ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और पूरी सभा को संबोधित किया। 3 दिनों तक हमने इन 2 योद्धाओं को यह साबित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते देखा कि कौन बेहतर था। उन्होंने बहुत साहस और शानदार रणनीति प्रदर्शित की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अखाड़े में नहीं थी। उन्होंने जारी रखा। उनकी आवाज ज्ञान से भरी हुई थी। उनकी असली परीक्षा तब आई जब राज्य खतरे में था। उस पल में उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्विता और व्यक्तिगत गौरव की इच्छा को भुला दिया। उन्होंने स्वार्थ पर सेवा को चुना, महत्वाकांक्षा पर एकता को चुना। रक्षित अपनी शक्ति के साथ और वीरदत्त अपने दिमाग के साथ एक होकर लड़े। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्ची ताकत एक व्यक्ति में नहीं बल्कि एकजुटता में है। एक बहादुर सैनिक वाली सेना मजबूत होती है, लेकिन एक बहादुर सैनिक और एक बुद्धिमान सेनापति वाली सेना जो एक साथ लड़ती है वह अजेय होती है। राजा के शब्द सभी उपस्थित लोगों, विशेष रूप से 2 योद्धाओं के साथ गहराई से गूंजे। राजा ने फिर कुछ अप्रत्याशित किया। उन्होंने एक योद्धा को सुनहरा कवच नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने रक्षित और वीरदत्त दोनों को सूरजपुर के महायोद्धा घोषित किया। यह कवच, उन्होंने घोषणा की, एक आदमी द्वारा नहीं पहना जाएगा। इसे शाही हॉल में एक प्रतीक के रूप में रखा जाएगा, एक अनुस्मारक कि हमारे राज्य की सबसे बड़ी रक्षा उसके लोगों की एकता है। उन्होंने दोनों योद्धाओं को समान सम्मान दिया और उन्हें अपनी शाही सेना की संयुक्त कमान दी। रक्षित और वीरदत्त ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें आपसी सम्मान और दोस्ती की फिर से जगी हुई गर्मजोशी से भरी हुई थी। उन्होंने एक उपाधि से कहीं अधिक मूल्यवान कुछ हासिल किया था। उस दिन से रक्षित और वीरदत्त सबसे पक्के दोस्त और सूरजपुर के सबसे दुर्जय रक्षक बन गए। उनके महायुद्ध की कहानी एक किंवदंती बन गई। राज्य में हर बच्चे को सिखाया जाने वाला एक सबक। कहानी ने हमेशा के लिए एक सरल लेकिन गहरा संदेश छोड़ा। सबसे पहले, केवल साहस पर्याप्त नहीं है, इसे ज्ञान द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। दूसरा, एकता में इमेंस पावर है। एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने से ज्यादा एक साथ काम करने से ज्यादा हासिल होता है। और अंत में सबसे बड़ी जीत एक पुरस्कार या एक उपाधि जीतने में नहीं है, बल्कि शांति खोजने में, सम्मान कमाने में और खुद से बड़े एक कारण की सेवा करने में है।